हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और उसमें हम महाद्वीप का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। हमने अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इस महाद्वीप से रिलेटेड हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सब इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे और इस महाद्वीप से रिलेटेड जितनी भी उसकी विशेषता होती हैं वो सभी इस वीडियो में हम डीपली पढ़ लेंगे। अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर विश्व की ज्योग्राफी पूछी जाती हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को बिना स्किप के अच्छे से देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये एक डायग्राम दक्षिण अमेरिका का मैंने बना रखा है, आप लोग अपनी नोटबुक में बना लीजिए इसको पॉज कर वीडियो को, और फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसके अंदर जितनी भी मैंने जानकारी लिखी हुई है वो आपको आगे जब कंटेंट में दिखाऊंगा उसमें आपको हो सकता है बार बार इसको पलटना पड़े। तो आप पहले इस डायग्राम को बना लीजिए। जैसे ये इसके पूरा का पूरा इस डायग्राम में आपको दक्षिणी अमेरिका दिखाई दे रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर के द्वारा ये अलग होता है। फिर इसके जस्ट दक्षिण के अंदर आपको याद रखना है एक ड्रेक पास, इस तरीके से देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रेक पास बना हुआ है। उस ड्रेक पास के जस्ट उत्तर के अंदर एक द्वीप दिखाई दे रहा है जो कि टेरा डेल फ्यूगो नाम के एक द्वीप से जिसका नाम ये है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का ही है। और इस द्वीप से जो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि वाला जो पूरा दक्षिण अमेरिका है वो मैगेलन जल संधि से ये अलग होते हैं। तो इस तरीके से एक थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। अब इसके अंदर आपको थोड़े से पठारों के बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इसके बीच में एक पठार है जिसको बोलिविया का पठार कहते हैं। इसके उत्तर के अंदर एक गोयना का पठार दिखाई दे रहा होगा और एक और पठार दिखाई दे रहा होगा जो दक्षिण की तरफ है, जैसे पेटागोनिया का पठार कहा जाता है, जो कि एक मरुस्थल है। दूसरा आपको एक कोलोराडो नदी भी दिखाई दे रही होगी। इसी महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है वो आपके इसी महाद्वीप से बहती हैं। दूसरा इसके अंदर भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर हैं, पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर हैं, उत्तर पूर्व के अंदर कैरिबियन सागर हैं और उत्तर के अंदर पनामा नहर से यह अलग होता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। अब मैं डिटेल के साथ इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखते जाइए। देखिए, मैंने आपको जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा देशों का अगर कोई महाद्वीप है तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और जो नवीनतम देश हैं दक्षिणी सूडान, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में हैं। कुल मिलाकर 54 जो कंट्रीज़ हैं वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में हैं। फिर हम उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे, वो केवल उसमें 3 देश ही हैं। लेकिन अगर हम इस महाद्वीप की बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका, तो इसके अंदर 13 देश हैं, ये आपको याद रखना है। इन 13 देशों में से सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राज़ील देश इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है। इस महाद्वीप की जो खोज है वो उत्तरी अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस ने ही करी थी। कोलंबस रेड इंडियन जनजाति से रिलेटेड आपको याद रखना है, उनसे संबंधित थे एक। और दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इस महाद्वीप की हम अगर रैंक निकालें तो वो चौथा बड़ा महाद्वीप कहलाता है। इसकी मुख्य भूमि पर 13 देश हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा जो देश ब्राज़ील की बात करी थी हमने, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो 10 अन्य देशों से सीमा साझा रखते हैं, यानी कि 10 अन्य देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील से सीमा रखते हैं। लेकिन इक्वाडोर और चिली ऐसे देश हैं जो इससे सीमा नहीं रखते हैं, नहीं लगाते हैं। ये मतलब आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऐसा नहीं पूछेंगे, पूछा इस तरह से जाएगा कि ब्राज़ील किन किन देशों से सीमा
साझा नहीं रखता है। अब उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन के अंदर 4-4 देशों का पेयर दिया जाएगा, उसमें आपको इक्वाडोर और चिली 2 देश भी दिए जाएंगे और किसी में नहीं दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है इन 2 देश जो भी आपके ग्रुप में हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है। इक्वाडोर और चिली ये 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा साझा नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम भौगोलिक उसकी जानकारी के अंदर दक्षिणी अमेरिका के अंदर जितनी भी पर्वतमाला हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एंडीज जो पर्वतमाला है उसके बारे में देखिए। एंडीज जो पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के अंदर है। इसकी जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। आपको याद रखना है जिस तरीके से हिमालय, रॉकी, एटलस, अल्पास की भांति ये भी नवीन वलित पर्वतमाला के अंदर इसकी गणना करी जाती है। तो आपको याद रखना है इस पर्वतमाला के अंदर कोटोपेक्सी, इक्वाडोर के अंदर जो देश है इक्वाडोर, उसके अंदर एक कोटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है और ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती हैं। कौन? कोटोपेक्सी। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से जानकारी याद रखना है। दूसरा अजाज दल सलादो, एक और आपको याद रखना है, यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय, आपको ये भी याद रखना है, ज्वालामुखी के अंदर आता है। एकांकागुआ, एकांकागुआ क्या है आपको याद रखना है। ये एक चोटी है जो कि अर्जेंटीना व जो चिली देश है उसकी सीमा पर पड़ती है और 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको याद रखना है सबसे ऊंची चोटी यही है। कौन? एकांकागुआ। हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ एक एक छोटे छोटे जितने भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं वो हम इसके अंदर सब कुछ टच करते हुए जा रहे हैं। एक और ध्यान रखिए, चिम्बाराजो एक और पर्वतमाला है जो कि इक्वाडोर देश के अंदर पड़ती हैं। आपको याद रखना है इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर लामा एक ऊँट जैसा पशु पाया जाता है जो कि बोझा ढोने हेतु उपयोग में लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। लामा क्या है? एक ऊँट जैसा पशु है। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जो पर्वतमाला हैं, एंडीज पर्वतमाला और इतनी सारी जो हमने पर्वतमाला पढ़ी हैं, ये आपके नदियों का उद्गम के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जो भी नदियां हैं वो इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं, पर्वतमालाओं से निकलती हैं, जिसके अंदर आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां जिसके अंदर अमेजन, कोलोराडो और मेडिरा नदी, इन 3-4 नदियों के बारे में तो कम से कम, यानी 3-4 का इसका मतलब ये हो गया कि अमेजन और अमेजन की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी आपको याद रखनी है, नाम तो कम से कम पता होना चाहिए। तो ये 3 नदियां आपको याद रखना है। आगे इनसे रिलेटेड जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो भाग हैं वो पश्चिमी कोर्डिलेरा और दूसरा है पूर्वी कोर्डिलेरा, और ये आपको याद रखना है। आगे हम पठारों से रिलेटेड जब मैंने नाम बताए थे, बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार और गोयना का पठार अभी हमने डायग्राम के अंदर, तो उनसे रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि बोलीविया का जो पठार है वो टीन के भंडार हेतु काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में भी इसको जाना जाता है। दूसरा, पश्चिमी कोर्डिलेरा व पूर्वी कोर्डिलेरा के मध्य में ये स्थित हैं। कौन? बोलीविया का पठार। एक और पठार है जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार, ये पर्वतपदीय पठार के रूप में जाना जाता है, एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित हैं। गोयना का जो पठार है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ब्राज़ील उच्च भूमि, ये क्या है आपको इसके बारे में थोड़ी सी याद रखनी है जानकारी। कोलिडोनिया काल के अंदर यहाँ लोह भंडार हेतु ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और इटाबेरा खान, इस ब्राज़ील के इसमें एक खान है जिसका नाम इटाबेरा, जो कि ब्राज़ील देश में पड़ती हैं। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब नदियों से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, विश्व की सबसे जो बड़ी नदी हैं और दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में हम अमेजन नदी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं और उसके बारे में जानकारी सब लेते हैं। देखिए, ये भूमध्य रेखा के
पास से होते हुए गुजरती है और इसकी जो भूमध्य रेखा के हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो भूमध्य रेखीय प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसके अंदर निगरा है, मिनास है, उकामेली है, मेडिरा है, जिंगू नदी। इस तरीके से ये आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा इसके डेल्टा प्रदेश से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ अमेजन या सेल्वास वन जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, अमेजन जो वर्षा वन है वो भी यहीं पे पाए जाते हैं, जिसको विश्व के फेफड़े कहा जाता है, ये भी आपके यहीं पर पाए जाते हैं, इसी अमेजन नदी के जो पर्वतीय इसका जो डेल्टा प्रदेश है उसके अंदर। आगे देखते हैं, इस अमेजन नदी के पास में यहाँ पर बोरो जनजाति निवास करती हैं और इसके जो यहाँ पर एनाकोंडा जो सांप है वो भी यहीं पे पाया जाता है। दूसरा मेडिरा, ये जो मेडिरा नदी है इसके बारे में थोड़ी सी आपको याद रखनी है जानकारी। इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी आपको याद रखना है। जितनी भी सहायक नदियां हैं इस संसार के अंदर, उनमें अगर सहायक नदियों की बात करें, किसी मुख्य नदी की सहायक नदी, तो वो कौन सी है? मेडिरा। जैसे भारत के अंदर सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी की यमुना नदी। गंगा नदी मुख्य नदी होगी और उसकी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना। यमुना भारत के अंदर सबसे लंबी सहायक नदी में आती है। आगे देखिए, ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी यह जो नदी है ये एंडीज पर्वतमाला से निकलकर कोलंबिया व वेनेजुएला, ये देशों के नाम है, आपको याद रखना है। इन देशों से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती हैं और इसकी सहायक नदी रियो कोरेनो पर वेनेजुएला का जो एंजिल जो पर्वत हैं, जलप्रपात हैं, एंजिल जलप्रपात, वो इसी नदी के ऊपर हैं और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। और उसकी जो ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाती है 979 मीटर, यानी कि 979 मीटर। आगे ओरेनिको नदी इस तरीके से है और एंजिल जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है रियो कोरेनो नदी के ऊपर। ये किसकी सहायक नदी है? ओरेनिको नदी की सहायक नदी है रियो कोरेनो। अब इस तरीके से आपको याद रखना है, ये जो नदी हैं ये जो ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए बहती हैं और ज्वार नदमुख के साथ फिर ये महासागर के अंदर मिल जाती हैं। झीलों के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम टिटिकाका झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिटिकाका झील जो है आपको टिटिकाका और मेराकाइबो के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके दो भाग हैं। सबसे पहले हम मेराकाइबो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये वेनेजुएला देश के अंदर पड़ती हैं, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती हैं और यह एक लेगून झील यानी अनूप झील का उदाहरण है जो कि तटीय प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। यह दक्षिणी अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध झील मानी गई हैं, आपको याद रखना है। दूसरा, टिटिकाका के बारे में देखिए, ये विश्व की सबसे ऊंची झील नौगम्य झील के रूप में भी जानी जाती हैं। कौन सी? टिटिकाका झील। और यह बोलिविया के पठार व पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित हैं। दूसरा, बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। तो ये भी आपको एक विशेषता याद रखनी है, बोलिविया की राजधानी कौन सी? लापाज। आगे हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से जो मरुस्थल हैं उनसे रिलेटेड। देखिए, मरुस्थल के अंदर सबसे पहले हम अट्टाकामा मरुस्थल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, अट्टाकामा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ये जो मरुस्थल है ये पेरू व चिली जो दोनों देश हैं उनकी सीमा पर स्थित हैं। यह एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर स्थित हैं अट्टाकामा मरुस्थल। यहाँ नाइट्रेट के भंडार काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और वो प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी कम वर्षा होने के कारण ये नाइट्रेट पाया जाता है और ये इसी के भंडारों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। दूसरा, तांबा उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं अट्टाकामा मरुस्थल।
पेरू या हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है, यहाँ इसका योगदान होने की वजह से ये मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अरिका आपको याद रखना है, चिली देश के अंदर पड़ता है और ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। कौन सा? अरिका। अब हम पेंटागोनिया मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। ये अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में। देखिए अटाकामा पश्चिम में, लेकिन ये आपका पूर्व के अंदर पड़ता है एंडीज पर्वतमाला के। दूसरा, यह पशुपालन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? पेंटागोनिया। और इसके निर्माण में फॉकलैंड ठंडी जलधारा का योगदान है और यह एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हैं। तो ये थोड़ी सी विशेषताएं आपको याद रखनी हैं। अब हम दक्षिणी अमेरिका की वनस्पति से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। वनस्पति के अंदर वन और हम घास को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम वनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय घने उच्च जैव विविधता वाले पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी एक विशेषता वाली लाइन मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिखी है। आप इसको 2-3 बार लिखेंगे तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपको याद रखना है, भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय घने उच्च जैव विविधता वाले पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाले सदाबहार वन यहीं पर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अमेजन वन और सेल्वास वन ये संज्ञा दे रखी हैं, तो ये क्योंकि अमेजन नदी के जो प्रवाह प्रदेश हैं वहीं पर ये सारे के सारे वन हैं, तो आपको याद रखना है सेल्वास वन वहीं पर पाए जाते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है इन वनों का, वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के अंदर हैं। ये त्रिस्तरीय वन अधिपादप और यहाँ पर लियाना लताएँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। बाल्या याद रखना है, बाल्या क्या है? एक सबसे हल्की लकड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। इन वनों के अंदर बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे महोगनी वृक्ष हैं, रोजवुड हैं, सिनकोना वृक्ष हैं। सिनकोना जो है मलेरिया की दवा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध वृक्ष माना जाता है। सिनकोना वृक्ष, उसकी छाल से बनाया जाता है दवाई। दूसरा, बोरो जनजाति इन्हीं वनों के अंदर रहती है, मैंने आपको पहले बताया। और एनाकोंडा जो सांप है वो भी यहीं पर पाया जाता है। घास से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए घास को हम 2 भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले है उष्णकटिबंधीय घास, दूसरी है शीतोष्णकटिबंधीय घास। उष्णकटिबंधीय घास जो है वो लानोस और कंपोज के नाम से जाना जाता है। लानोस जो घास के मैदान है वो वेनेजुएला, गुयाना की में ये जो आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर के अंदर जो भी देश हैं वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा, कंपोज जो है वो ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाता है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं वो कंपास कहलाते हैं और अर्जेंटीना व उरुग्वे देशों में ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। इन घास के मैदानों में अल्फ़ा घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध घास हैं ये, और ये पाई जाती हैं। दूसरा, गेहूं उत्पादन व पशुपालन हेतु ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माने गए हैं। कटंगा क्या है? देखिए आप, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनको कटंगा कहा जाता है। ग्रान चाको क्या है? देखिए अर्जेंटीना के उत्तर पूर्व में वनस्पति व घास प्रदेश को ग्रान चाको कहा जाता है। ट्रांस एंडायरिक जो रेलमार्ग है उसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा, ये सबसे एक प्रसिद्ध आपका रेलमार्ग है, 2 देशों को मिलाता है, जैसे 2 शहरों को, जैसे जिसके अंदर आपको याद रखना है, एक है वालपेरोजो, दूसरा है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। जो वालपेरोजो देश शहर है वो शराब निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और चिली देश के अंदर पड़ता है, आपको याद रखना है। दूसरा, इस ट्रांस एंडायरिक जो रेलमार्ग है उसके अंदर एक दर्रा पड़ता है, वो दर्रे से पास होता है, उस दर्रा का नाम है उस्तप्लारा दर्रा। इस तरीके से बहुत सारी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। इस महाद्वीप के प्रमुख जो शहर हैं उसके अंदर आता है रियो डी जेनेरियो। ये जो है 1992 के अंदर प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था
जिसका नाम था एजेंडा 21, यहीं पे इसकी घोषणा हुई थी, आपको याद रखना है। सेंडोस प्रमुख शहरों में आता है। साओ पोलो प्रमुख शहरों में आता है। ब्राज़ील जो देश है वो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाने वाला देश है। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसको फेजेंडा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साओ पोलो जो देश है वो वो शहर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। जितने भी देशों के अंदर जो शहर आते हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। ये कॉफ़ी मंडी यहाँ पर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। साओ पोलो और सेंटोस जो है बंदरगाह, वहाँ तक एक जो रेल मार्ग है उसको कॉफ़ी रेल मार्ग के रूप में जाना जाता है, उनका नाम है कॉफ़ी रेल मार्ग। दूसरा चुंकी कमाटा, ये क्या है? तांबा राजधानी के रूप में जानी जाने वाली जगह है। दूसरा इक्वाडोर देश है, वहाँ दूसरा उसकी इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। लापाज के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? क्वेटो। किसकी? इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, क्योंकि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची राजधानी कहलाने वाली राजधानी है। फॉकलैंड जो है वो, फॉकलैंड के बारे में देखिए। दक्षिणी जॉर्जिया व सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रमुख द्वीप हैं, ये भी आपको याद रखना है। त्रिनाड व टोबैगो द्वीप आपके उत्तरी अटलांटिक में पड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चिली जो देश है वहाँ पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। कौन कौन सी? याद रखिए, तीनों प्रकार की आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। फ्रेंच गुयाना, ये जो देश है उसके अंदर केरो एक स्थान है जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। तो केरो क्या है? एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जिस तरीके से भारत के अंदर सतीश धवन केंद्र है उसी तरीके से आपको याद रखना है फ्रेंच गुयाना के अंदर केरो। अर्जेंटीना में फार्म हाउस जो है उसके बारे में आपको याद रखना है। क्वाटिस व पशुपालन ग्वाचो के लिए नाम से जाने जाते हैं उनके फार्म हाउस को। दूसरा, अर्जेंटीना जो है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश माना जाता है दक्षिणी अमेरिका का। तो आपको याद रखना है। इस तरीके से बहुत सारी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस पूरे दक्षिणी अमेरिका के जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने दे दी हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अपने नोटबुक में कहीं पे भी लिख लेंगे और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो आपको कभी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो में वो सारे टॉपिक और वो सारे तथ्य इसमें सम्मिलित कर दिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओके, नमस्कार।